गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर मृणाली चौहान आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बॉटनी विद मृणाली में। और आज का हमारा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। पौधों के लिए जल अत्यंत आवश्यक है एवं यह जल अधिकतर पादपों को मृदा से प्राप्त होता है। मृदा के संदर्भ में कुछ तथ्यों को प्रारंभ में जान लेना आवश्यक है। पहला, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। मृदा को 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक शुष्क करने पर उसमें से मुक्त हुए जल की मात्रा अथवा जल की हानि को मृदा का वाटर कंटेंट कहा जाता है। मृदा में जो भी जल है वह 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक शुष्क करने पर लुप्त हो जाएगा, अतः जो जल लुप्त हुआ है वह वास्तव में मृदा का वाटर कंटेंट होगा। अब मृदा को यह जल वर्षा से अथवा सिंचाई द्वारा प्राप्त होता है। सिंचाई से या वर्षा से मिलने वाला यह जल 3 प्रकार के भविष्य रखता है। पहला, मृदा के बड़े छिद्रों के द्वारा यह जल जमीन में नीचे गहराई में जा सकता है, जिसे परकोलेशन ऑफ वाटर कहते हैं। यह जल का वह भाग होता है जो कि पादपों को उपलब्ध नहीं हो पाता। दूसरा, मृदा के छोटे छिद्रों में जल की कुछ मात्रा शेष रह जाती है। यह जल कैपिलरी वाटर कहलाता है। और तीसरा, मृदा के कणों के चारों ओर कुछ जल एड्जॉर्प्शन द्वारा बंध जाता है, जिसे हम एड्जॉर्प्शन वाटर भी कहते हैं। अतः वर्षा जल या सिंचाई के जल या तो जमीन में नीचे गहराई में परकोलेट होगा या छोटे कणों के मध्य कैपिलरी फोर्स द्वारा रह जाएगा, या एड्जॉर्प्शन द्वारा मृदा के कणों के चारों ओर बंधा हुआ होगा। इसके अलावा प्रत्येक प्रकार की सॉइल में एक निश्चित गहराई तक में जल संतृप्त अवस्था में उपलब्ध मिलता है। इसे उस मृदा की वाटर टेबल या उस क्षेत्र की वाटर टेबल कहा जाता है। वाटर टेबल का जल बोरिंग अथवा ट्यूबवेल्स द्वारा पादपों के जल की उपलब्धता 2 तथ्यों पर निर्भर करती है। पहला, फील्ड कैपेसिटी। वर्षा होने पर या सिंचाई होने के बाद अधिकतर जल बह जाता है, जिसे रन ऑफ वाटर कहते हैं, तथा शेष बचे जल में से कुछ जल भूमि में नीचे गहराई में परकोलेट कर जाता है। जल का भूमि में नीचे की ओर जो गति है वह गति लगभग जब नगण्य हो जाए तब मृदा में बचा हुआ जो शेष जल है वह उसकी फील्ड कैपेसिटी कहलाता है। अतः फील्ड कैपेसिटी जल की वह मात्रा है जो कि जल के बह जाने और जमीन में नीचे की ओर परकोलेट होने के बाद मृदा में रह जाती है। दूसरा, परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज। परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज जल की मृदा में वह प्रतिशतता है जिस पर पादप मुरझा जाते हैं। यदि इस स्थिति में पादपों को पुनः अतिरिक्त जल दे दिया जाए तो वह अपनी सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। अतः परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज जल की वह मात्रा है जिस पर कि पादपों का मुरझाना प्रारंभ हो जाता है। परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज की
की मात्रा में जल मृदा में होने पर भी पादप इससे जल अवशोषित करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जल अवशोषण समाप्त हो जाए या रुक जाए, परंतु वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि जल अवशोषण से अधिक होने के कारण पादप मुरझा जाते हैं। अतः परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज दो तथ्यों पर निर्भर करती हैं। पहला, पादप प्रजाति। विभिन्न पादप मृदा से अपनी जल अवशोषण करने की क्षमता में भिन्नता रखते हैं। इस कारण से उन अलग अलग पादपों के लिए परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज भी अलग अलग होती है, परंतु पादप प्रजाति के स्थान पर मृदा का प्रकार परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज को डिसाइड करने में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मृदा के कणों के मध्य जो रिक्त स्थान है उसमें उपलब्ध जल, जिसे हम कैपिलरी वाटर कहते हैं, वह कैपिलरी वाटर पादपों के लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट होता है और मृदा के कणों के प्रकार के हिसाब से कैपिलरी वाटर या रिक्त स्थान भिन्न होने के कारण कैपिलरी वाटर की उपलब्धता भी भिन्न भिन्न हो जाती है। अतः विभिन्न प्रकार की मृदाओं की परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज भी भिन्न भिन्न होती हैं। अतः किसी भी क्षेत्र की वाटर सप्लाइंग कैपेसिटी अर्थात पौधों के लिए उपलब्ध हुआ जो जल है वह दो बातों पर निर्भर करता है, फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज। इन दोनों का डिफरेंस पादपों के लिए उपलब्ध जल का निर्धारण करेगा। पादपों को मृदा द्वारा उपलब्ध जल पादप अवशोषित करते हैं तथा यह अवशोषण पादपों के रूट सिस्टम या मूल तंत्र द्वारा किया जाता है। मूल तंत्र पादपों का वह भाग है जो कि रेडिकल से विकसित होता है। इसके सबसे शीर्षस्थ भाग में रूट कैप पाई जाती है। रूट सिस्टम का अंतिम छोटा सा क्षेत्र रूट टिप कहलाता है। यह रूट टिप तीन भागों में, रूट टिप का एरिया तीन क्षेत्रों के द्वारा बना हुआ है। पहला, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यह वह क्षेत्र है जिसमें कि जड़ का विभजोतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं विभाजन करके कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करती हैं तथा यह भाग रूट कैप के द्वारा सुरक्षित रहता है। दूसरा भाग क्षेत्र, जिसे रीजन ऑफ इलोंगेशन या दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं, यह मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र के जस्ट पीछे का भाग होता है। इस भाग की कोशिकाएं लंबाई में वृद्धि करती हैं जिससे जड़ की वृद्धि संभव हो पाती है। तीसरा, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। यह वह क्षेत्र है जहाँ पर कोशिकाओं का विभेदीकरण होता है। इसी क्षेत्र में रूट हेयर पाए जाते हैं या मूल रोम पाए जाते हैं। मूल रोम एक कोशिकीय संरचनाएं होती हैं। इन संरचनाओं की भित्ति जल के लिए पारगम्य होती है। मूल रोम की उपस्थिति के कारण जल अवशोषण के लिए मूल का सरफेस एरिया में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण यह क्षेत्र जल अवशोषण अत्यधिक मात्रा में कर पाता है। रूट की टीएस को देखें या अनुप्रस्थ काट को देखें तो इस क्षेत्र में जल का मार्ग किस प्रकार से रहेगा, अर्थात मृदा से अवशोषित होने वाला जल रूट्स की विभिन्न लेयर से होता हुआ अल्टीमेटली रूट में जाइलम तक अपना मार्ग किस प्रकार से तय करेगा, इसे हम देखते हैं।
सबसे बाहर की लेयर एपिब्लेमा या रूट एपिडर्मिस है। इस क्षेत्र में रूट हेयर पाए जाते हैं। रूट हेयर के द्वारा अवशोषित किया जाने वाला जल इसकी कोशिका से होता हुआ कॉर्टेक्स की विभिन्न लेयर्स को पार करके अल्टीमेटली जाइलम तक पहुंचेगा। अतः सर्वप्रथम यह एपिब्लेमा में प्राप्त होगा, एपिब्लेमा के रूट हेयर में। यहाँ से यह कॉर्टेक्स के क्षेत्र में आएगा, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल का रीजन और अल्टीमेटली यहाँ से यह जाइलम कोशिकाओं में भेजा जाता है। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं जल के लिए पारगम्य होती हैं। कॉर्टेक्स का रीजन है, पेरिसाइकिल का रीजन है, यह जल के लिए पारगम्य है। परंतु जल के इस क्षेत्र में एंडोडर्मिस की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एंडोडर्मिस वह क्षेत्र है जो कि वस्कुलर रीजन को कॉर्टेक्स से पृथक कर रहा है। इस क्षेत्र में की कोशिकाओं में यू के आकार की थिकनिंग्स पाई जाती हैं, जिन्हें कैस्पेरियन पट्टिकाएं कहते हैं। यह थिकनिंग्स जल के लिए अपारगम्य होती हैं। अतः एंडोडर्मिस के क्षेत्र से सभी स्थान से, सभी कोशिकाओं से जल अपना मार्ग नहीं प्राप्त कर सकता। कैस्पेरियन पट्टिकाएं एंडोडर्मिस की कोशिकाओं में अंदर की तरफ तथा स्पर्श रेखीय भित्ति पर पाई जाती हैं। बाहर की जो भित्ति होती है उस पर कैस्पेरियन पट्टिका नहीं होती। इसके अलावा इन कैस्पेरियन पट्टिकाओं वाली कोशिकाओं के मध्य कुछ कोशिकाएं ऐसी भी पाई जाती हैं जिन पर कैस्पेरियन पट्टिकाएं नहीं पाई जाती। यहाँ देखें तो यह कोशिकाएं जिन पर कैस्पेरियन पट्टिका नहीं है, अगेन कैस्पेरियन पट्टिका वाली एक कोशिका है, फिर यह दो कोशिकाएं जिनमें कैस्पेरियन पट्टिका नहीं है। अतः देखें तो कैस्पेरियन पट्टिकाओं वाली कोशिकाओं के बीच बीच में कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनमें कैस्पेरियन पट्टिका नहीं पाई जाती और हम यह कोशिकाएं पैसेज सेल कहलाती हैं। अतः एंडोडर्मिस की सभी कोशिकाओं से जल पार नहीं जाएगा, केवल पैसेज सेल के द्वारा ही जल अंदर की तरफ वस्कुलर टिश्यू में प्रवेश कर सकता है। इन पैसेज सेल की स्थिति सदैव जाइलम की कोशिकाओं के सीध में होती है, क्योंकि बाहर से अवशोषित किया गया जल, कॉर्टेक्स के मार्ग से आया हुआ जल अल्टीमेटली जाइलम की सेल्स में प्रवेश करना है। अतः पैसेज सेल्स के द्वारा ही जल जाइलम की कोशिकाओं में प्रवेश करता है। फ्लोएम वाले क्षेत्र से जल की बाहर की ओर गति ना हो, अतः फ्लोएम के ठीक पीछे की ओर कैस्पेरियन पट्टिका वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार एपिब्लेमा से कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस की पैसेज सेल्स, पेरिसाइकिल से होता हुआ जल जाइलम तक पहुंचता है। जल का यह अवशोषण परासरण दाब प्रवणता के अनुसार होता है। यहाँ पर ऑस्मोसिस के नियमों का पालन रहता है। मूलरोम की कोशिकाएं सदैव मृदा जल के संपर्क में होती हैं। मृदा में जल की मात्रा अधिक होने के कारण तथा इस मूलरोम के जीवद्रव्य की सांद्रता अधिक होती है। इस कारण से जल हायर पोटेंशियल के सॉल्यूशन से लोअर पोटेंशियल के सॉल्यूशन में प्रवेश करता है। जैसे ही इस मूलरोम की कोशिका में जल प्रवेश करेगा, इस कोशिका का वाटर पोटेंशियल आसपास स्थित अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा अधिक हो जाएगा। इस कारण से यह प्रथम कोशिका से जल ऑस्मोसिस द्वारा द्वितीय कोशिकाओं में या इसके निकट की स्थित कोशिकाओं में पहुंचता है। जैसे ही जल मूलरोम की कोशिका से कॉर्टेक्स की कोशिका में प्रवेश करता है, इस मूलरोम की कोशिका का वाटर पोटेंशियल पुनः मृदा जल के वाटर पोटेंशियल से कम हो जाता है।
अतः मृदा से और जल मूलरोम की कोशिका में प्रवेश करेगा। यहाँ मूलरोम से आया जल कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में आने के कारण इन कोशिकाओं का वाटर पोटेंशियल अगेन अंदर की ओर स्थित अपने निकट स्थित अन्य कोशिकाओं से अधिक हो जाता है, जिसके कारण इन कोशिकाओं से भी जल अंदर की कोशिकाओं में प्रवेश करेगा। इन कोशिकाओं से द्वितीयक कोशिकाओं जो 2 नंबर से इंडिकेट की गई हैं, इन 2 नंबर वाली कोशिकाओं से जल यदि 3 नंबर वाली कोशिकाओं में आया तो पुनः 2 नंबर वाली जो कोशिकाएं हैं इनका वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा और इस 1 नंबर से इंगित मूलरोम से जल 2 नंबर वाली कोशिकाओं में आएगा। अतः एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी कोशिका में जल परासरण दाब प्रवणता के कारण आता है या वाटर पोटेंशियल के ग्रेडियंट के कारण आता रहता है और जल का कंटिन्यूअस अवशोषण मृदा से होता रहेगा। अतः मृदा द्वारा जल के अवशोषण में प्रथम वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट के अनुसार यह रहता है। दूसरा, यह पाया गया है कि जल का अवशोषण भिन्न भिन्न पादपों में 2 विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। यदि पादप में वाष्पोत्सर्जन धीमी गति से होता है, अर्थात कम गति से वाष्पोत्सर्जन करने वाले पादपों में होने वाला एब्जॉर्प्शन एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहलाता है, जबकि तेज गति से या तीव्र गति से वाष्पोत्सर्जन करने वाले पादपों में जल अवशोषण अलग प्रक्रिया द्वारा होगा, जिसे पैसिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो या पैसिव एब्जॉर्प्शन, जल का अवशोषण होगा विभव प्रवणता के अनुसार ही। अब एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है? यह वह एब्जॉर्प्शन है जिसमें जड़ें मुख्य भूमिका निभाती हैं। जल अवशोषण में जलों की मुख्य भूमिका होने के कारण इसे एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। एक्टिव या सक्रिय एब्जॉर्प्शन। सक्रिय अर्थात इस अवशोषण में जड़ों की या मूलों की सक्रिय भूमिका होती है। यह अवशोषण जैसा पूर्व में बताया धीमी गति से वाष्पोत्सर्जन करने वाले पादपों में होता है तथा मृदा में जब जल की मात्रा बहुत अधिक होगी और वाष्पोत्सर्जन की गति धीमी है, तब ऐसी स्थिति में जल अवशोषण में जड़ें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और एक्टिव एब्जॉर्प्शन संभव हो पाएगा। एक्टिव एब्जॉर्प्शन तब तक ही होगा जब तक भूमि में मृदा में जल अधिक मात्रा में है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा बहुत अधिक लंबाई के पादपों में जल अवशोषण संभव नहीं हो पाता है तथा यह छोटे शाकीय पादपों में ही संभव रहता है। इस एब्जॉर्प्शन प्रकार के एब्जॉर्प्शन में जड़ों के द्वारा जल अवशोषित करके जाइलम में एक प्रेशर क्रिएट होता है। जड़ों के द्वारा जल अवशोषण के कारण जाइलम में एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसे रूट प्रेशर कहते हैं। परासरण दाब प्रवणता के अनुसार जाइलम में जल प्रवेश करता जाएगा और इस कारण से जाइलम में एक प्रेशर मेंटेन होता है जो कि इस जल को कुछ हद तक तने में ऊंचाई में भी बढ़ाने में सहायक होता है। इसी के कारण गटेशन या बिंदु स्राव जैसी घटना संभव हो पाती है।
अब बिंदु स्राव क्या है? सामान्य रूप से जल वाष्प के रूप में पत्तियों द्वारा बाहर निकलता है, लेकिन यदि जल बिंदुओं के रूप में पत्तियों से बाहर निकले तो उसे गटेशन कहते हैं। सर्दी के दिनों में नम क्षेत्रों में घास पर चलने पर यह गीली प्रतीत होती है, क्योंकि रूट प्रेशर के कारण इसकी पत्तियों से जल बिंदुओं के रूप में बाहर की ओर निकलता है। यह प्रक्रिया विशेष प्रकार के रंध्र, जिन्हें हाइड्रोथोट्स कहते हैं, के द्वारा संपन्न हो पाती है। जड़ों के द्वारा क्रिया करके सक्रिय रूप से भूमिका निभा करके जल अवशोषण हो रहा है। इसे इस कारण से सक्रिय अवशोषण कह रहे हैं। इस सक्रिय अवशोषण को लवणों के सक्रिय अवशोषण से कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि लवणों के अवशोषण में सक्रिय अवशोषण उसे कहते हैं जिसमें एटीपी व्यय करके लवणों का अवशोषण हो, परंतु यहाँ पर एटीपी के रूप में ऊर्जा का व्यय नहीं किया जा रहा है, बल्कि जड़ की जल अवशोषण में सक्रिय भूमिका को दर्शाने के लिए इस अवशोषण को सक्रिय अवशोषण या एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहा गया है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन से रूट प्रेशर के बनने की प्रक्रिया एक एक्सपेरिमेंट द्वारा दर्शाई जा सकती है। इस एक्सपेरिमेंट में एक वेल वाटर्ड, अच्छी तरह से सिंचित किया हुआ गमले में लगा पौधा लेते हैं तथा इस पौधे के ऊपरी कुछ तने के भाग को छोड़ के शेष ऊपरी भाग को काट दिया जाता है और इस तने से यह पादप हर्बेशियस पादप होना चाहिए। इसके तने के ऊपर की ओर एक रबर क्लैंप द्वारा दाब मापी या मैनोमीटर फिक्स कर दिया जाता है। क्योंकि अच्छी तरह जल सिंचित शाकीय पादप है एवं इस कारण से रूट प्रेशर के द्वारा जल जाइलम की कोशिकाओं में आने के कारण यह छोटे से इस तने के भाग में ऊपर की ओर उठेगा और सेल सैप के रूप में बाहर निकलेगा। यह सेल सैप इस मैनोमीटर में प्रवेश करेगा, जिसके कारण मरकरी, यहाँ ब्लू से जो मरकरी दर्शाया गया है, यह मरकरी पर प्रेशर बनाएगा, जिससे इस यू आकार की नली के दूसरे भाग में मरकरी का लेवल ऊपर की ओर बढ़ने लगेगा और हम रूट प्रेशर को नाप सकते हैं। इस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट को सेट करके, एक्सपेरिमेंट को सेट करके रखते हैं, तो कुछ समय बाद क्या होता है कि यह मरकरी इस यू नली में ऊपर की ओर बढ़ जाता है। यह जो डिफरेंस हुआ मरकरी जिस हाइट तक चढ़ा है उसके द्वारा हम रूट प्रेशर का निर्धारण कर सकते हैं। अब यह रूट प्रेशर बना किस तरीके से, इसके बारे में अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं, परंतु कोई भी थ्योरी पूर्ण रूप से रूट प्रेशर के बनने का एक्सप्लेनेशन नहीं करती है। पहला सिक्रीशन थ्योरी, जिसके अनुसार जाइलम के आसपास स्थित सेल जल को जाइलम की वेजल्स में सिक्रीट कर देती हैं, डाल देती हैं। दूसरा इलेक्ट्रोऑस्मोटिक थ्योरी, जिसके अनुसार विद्युत विभव और परासरण विभव दोनों के प्रभाव से, सम्मिलित प्रभाव से जल जाइलम की कोशिकाओं में प्रवेश करता है। और तीसरा ऑस्मोटिक थ्योरी, जिसके अनुसार परासरण दाब के कारण से जाइलम की परासरण दाब के अंतर के कारण जाइलम की कोशिकाओं में जल का प्रवेश होता है। तीनों ही थ्योरीज में से कोई भी थ्योरी अल्टीमेटली रूट प्रेशर के निर्माण के कारण को
संतुष्ट नहीं करती है। दूसरा प्रकार का अवशोषण है पैसिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन अर्थात ऐसा जल अवशोषण जिसमें कि जड़ें सक्रिय भूमिका नहीं निभाती हैं। जल का अवशोषण जड़ों से होता हुआ होगा। जल का मार्ग जड़ की विभिन्न कोशिकाओं से तो होकर जाइलम तक रहेगा, परंतु इस अवशोषण में जड़ों द्वारा सक्रिय भूमिका नहीं निभाई जाती। इस कारण से इसे पैसिव एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। पैसिव एब्जॉर्प्शन में जल अवशोषण वास्तव में पत्तियों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन के कारण बनने वाले दबाव के कारण होता है, अर्थात पौधे का शूट सिस्टम जल अवशोषण में सक्रिय भूमिका निभाएगा। हम जानते हैं पादप की पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल हमेशा बाहर की ओर निकलता रहता है, जिसके कारण उनमें जल अभाव की स्थिति बनी रहती है। यह पत्तियां जल को तने से प्राप्त करती हैं, तने की जाइलम से प्राप्त करती हैं। इस कारण से तने के जाइलम में जल हमेशा एक टेंशन के रूप की स्थिति में रहता है और जल में कोहेसिव और एडिसिव फोर्स अधिक होने के कारण, आसंजन और ससंजन अधिक होने के कारण एक तनाव की स्थिति बनी रहती है और जल एक कॉलम के रूप में ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। इसी टेंशन के कारण जल जब तने से ऊपर की ओर जाएगा तो यह जड़ की कोशिकाओं से भी जल को ग्रहण कर लेगा। यह कॉलम अपनी कंटिन्यूटी बनाने के लिए जड़ की कोशिकाओं से भी जल को ग्रहण कर लेगा और इस प्रकार से लीव्स में बना हुआ यह टेंशन तने से होता हुआ जड़ की कोशिकाओं तक पहुंचता है और जड़ के जाइलम से जल हटने के कारण ऑस्मोसिस द्वारा या दाब प्रवणता के द्वारा मृदा से जड़ों में जल प्रवेश करता है। इस प्रकार यहाँ पर पैसिव अब्जॉर्प्शन में पत्तियों के द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन जल अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर जड़ों की भूमिका केवल मार्ग प्रदान करने की ही होती है। इस प्रकार के अवशोषण के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में जल पादपों में प्रवेश कर पाता है और इस कारण बड़े बड़े वृक्षों में भी जल का अवशोषण संभव हो पाता है। अतः एक्टिव एब्जॉर्प्शन के स्थान पर पैसिव एब्जॉर्प्शन पादपों द्वारा जल अवशोषण करने में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन केवल छोटे शाकीय पौधों में संभव है और वह भी तब जब मृदा में जल अधिक मात्रा में हो और वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो। लेकिन वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होने पर और मृदा में बहुत अधिक मात्रा में जल उपलब्ध ना होने पर भी बड़े वृक्षों में वाष्पोत्सर्जन के द्वारा उत्पन्न टेंशन से पैसिव एब्जॉर्प्शन द्वारा अत्यधिक मात्रा में जल अवशोषित किया जा सकता है। अब यदि मृदा में जल लिक्विड या कैपिलरी फॉर्म में उपस्थित है तब तो एक्टिव या पैसिव एब्जॉर्प्शन द्वारा जल अवशोषित हो गया। लेकिन कई बार मृदा शुष्क होती है एवं ऐसी स्थिति में मृदा में जल केवल वाष्प के रूप में ही मृदा कणों के मध्य में पाया जाता है। ऐसी स्थिति में भी पादपों की जड़ें जल का अवशोषण करती हैं, परंतु तब यह सामान्य एक्टिव और पैसिव एब्जॉर्प्शन कार्य नहीं करते। ऐसी स्थिति में जल का अवशोषण
वाष्प के रूप में किया जाता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं किया जा पाता। शुष्क मृदा होने पर जल का अवशोषण डिफ्यूजन के फॉर्म में होगा, वाष्प के डिफ्यूजन के द्वारा होगा, वाष्प के रूप में होगा। यहाँ ऑस्मोसिस नहीं, डिफ्यूजन या विसरण कार्य करेगा। जब मृदा में जल अधिक मात्रा में होता है तब जल अवशोषण के साथ साथ कई मिनरल्स भी मृदा से पौधों की जड़ों में अवशोषित कर लिए जाते हैं। परंतु यदि मृदा शुष्क है एवं वाष्प के रूप में जल अवशोषण किया जा रहा है तो वाष्पीय अवशोषण के समय विभिन्न मिनरल्स या लवणों का अवशोषण संभव नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में केवल वाटर वेपर ही एब्जॉर्ब हो पाएंगे। इस प्रकार हमने विभिन्न प्रकार से जल अवशोषण की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया। अब देखते हैं जल का यह अवशोषण किन किन फैक्टर्स के द्वारा या कारकों के द्वारा प्रभावित होता है। प्रथम, वाष्पोत्सर्जन की दर। जैसे जैसे पादपों में वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है, पैसिव एब्जॉर्प्शन की भी पैसिव एब्जॉर्प्शन जड़ों के द्वारा भी उतनी ही तीव्र गति से होता जाता है। वाष्पोत्सर्जन अधिक होने के कारण जाइलम में टेंशन भी अधिक बन हो जाता है और इस कारण से जल का अवशोषण भी तीव्र गति से पादप कर पाते हैं। परंतु बहुत अधिक तीव्र गति से वाष्पोत्सर्जन होने की स्थिति में, जैसा कि अधिकतर गर्मियों में दोपहर के समय होता है, वाष्पोत्सर्जन अधिक होने पर यदि मृदा में जल उपस्थित है भी तो भी पादप वाष्पोत्सर्जन की गति के बराबर जल अवशोषण नहीं कर पाता, क्योंकि टेंशन तो अधिक मात्रा में क्रिएट हो जाता है, बन जाता है, लेकिन जड़ की कोशिकाएं जल के मुक्त प्रवाह में कोशिका झिल्ली व अन्य जीवित पदार्थ एक रेजिस्टेंस या अवरोध उत्पन्न करता है, जिसके कारण एक लिमिट से ज़्यादा तेज गति से जल जड़ों द्वारा अवशोषित नहीं किया जा सकता। इनसे जड़ों का मार्ग बिना अवरोध के नहीं होता है। अतः वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ने के साथ जल अवशोषण की दर बढ़ती जाएगी, परंतु एक निश्चित सीमा पर पहुंचने पर यह और अधिक नहीं बढ़ेगी। इस निश्चित सीमा पर पहुंचने के बाद वाष्पोत्सर्जन की यदि दर बढ़ती है तो पादप मुरझाना प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा, रूट सिस्टम या मूल तंत्र। पादप का जड़ तंत्र जितना अधिक गहरा होगा और जितना अधिक फैला हुआ होगा वह मृदा के उतना ही अधिक संपर्क में रहेगा, जिसके कारण जल अवशोषण भी अधिक मात्रा में कर सकेगा। साथ ही रूट सिस्टम की आयु भी जल अवशोषण का निर्धारण करती है। पुरानी जड़ों द्वारा जल अवशोषण उस क्षमता से नहीं हो सकता जितना कि नई जड़ों के द्वारा या जड़ों के नए शीर्ष भागों द्वारा किया जाता है। तीसरा, सॉइल कंपोजिशन एंड सॉइल वाटर कंटेंट। जैसा कि प्रारंभ में भी बताया था, विभिन्न प्रकार की मृदाओं द्वारा पादपों को जल उपलब्ध कराने की क्षमता भी अलग अलग होती है। साथ ही यदि मृदा सिंचित है तो वह जल उपलब्ध करा पाएगी और यदि सिंचित नहीं है तो जल उपलब्ध नहीं करा सकती या कम मात्रा में करा पाएगी। अतः मृदा में जल किस मात्रा में उपलब्ध है तथा किस प्रकार की मृदा है, उस पर पादपों के द्वारा जल अवशोषण की मात्रा
निर्भर करेगी। लो टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर बहुत अधिक कम होता है तो ऐसी स्थिति में जल अवशोषण की दर कम हो जाती है, क्योंकि इससे जल की विस्कोसिटी बढ़ जाती है तथा रूट्स की सेल्स की पारगम्यता भी कम हो जाती है। साथ ही लो टेम्परेचर रूट की ग्रोथ को भी इनहिबिट करता है। इस कारण से कम या बहुत कम टेम्परेचर होने पर जल अवशोषण की दर भी कम हो जाती है। इस प्रकार आज हमने देखा आज के कि किस प्रकार से मृदा जड़ों को जल उपलब्ध करवा सकती है, कितना जल मृदा से पादपों को उपलब्ध होगा, पादप इस जड़ को किस प्रक्रिया द्वारा अवशोषित करेंगे तथा पादपों में जल का मार्ग क्या, पादपों की जड़ों में जल का मार्ग क्या रहेगा, बड़े वृक्षों में और छोटे शाकीय पादपों में अधिक वाष्पोत्सर्जन करने वाले व कम वाष्पोत्सर्जन करने वाले पादपों में जल के अवशोषण की प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न रहेंगी। साथ ही वे फैक्टर्स जो कि जल अवशोषण को प्रभावित करते हैं। थैंक यू।